इनिशियल स्टेज क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का इनिशियल स्टेज होता है उसकी अल्फाबेट। तो पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले अल्फाबेट, एक टर्म ले लेते हैं अल्फाबेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्फाबेट्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कभी भी ये बात दिमाग में रखे कि इंग्लिश में कोई भी टर्म अल्फाबेट नहीं होता है, सॉरी अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है, यानी एस आपको इसमें से रिमूव कर देना है। आपको याद रखना है कि अल्फाबेट्स। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, डू यू नो इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स की जगह पर आपको इंप्रूव करके क्या लिखना पड़ेगा, अल्फाबेट। जब हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो एक अल्फाबेट की बात करते हैं तो इससे नीचे निकल करके आएंगे तो आपको इंडिविजुअली इन सबको कॉल कर सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं। लेटर अगर हम देखेंगे ए से लेकर के आपके पास जेड तक अवेलेबल है। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर की अगर बात करें तो टोटल कितने हैं, 26। इन 26 की अगर बात करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में। एक तरफ आपके पास है वोवेल्स और एक तरफ आपके पास है कॉन्सोनेंट्स। ये दो कैटेगरीज आपको बेसिक मिलती है, बहुत ध्यान से समझ ले। यहाँ पे आपके पास में दो कैटेगरीज हैं टोटल। एक आपके पास है आपका वर्ड वोवेल और एक तरफ आपके पास है कॉन्सोनेंट। पॉइंट ये कि इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नया टर्म मिलेगा, नाम है इसका सिलेबल्स। पॉइंट ध्यान रखें, यहाँ पे आपको टर्म मिलेगा सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक टर्म लिखा पेन, आपके सामने एक टर्म लिखा कैट, जैसे एक टर्म लिखा गया है ऑनेस्ट और जैसे एक टर्म लिखा है टीचर, जैसे एक टर्म यूज किया मैंने इम्पॉसिबल, एक टर्म यूज किया रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इसको प्रोनाउंस करें, अगर आप इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखें, आप इसको अगर प्रोनाउंस करते हैं तो पेन को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो एट अ सिंगल अटेम्प्ट एक बार में आप प्रोनाउंस कर लेंगे, बोल देंगे आप पेन। वैसे सेम एज आप कैट को एक बार में प्रोनाउंस कर लेंगे और बोल देंगे आप इसे कैट। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्ट और लिखा हुआ टीचर। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो प्रोनाउंसिएशन को करने में आप जो वर्ड बोल रहे हैं तो ये दो बार में बोल पा रहे हैं। कैसे, ऑनेस्ट, फिर अगला है टीचर, फिर अगला फिर लिखा हुआ इम्पॉसिबल, तीन बार में बोल पा रहे हैं। फिर अगला है रिस्पॉन्सिबल, तीन बार में बोल पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सिलेबल्स है, ये सिलेबल्स होता क्या है, तो डेफिनेशन इसकी कहती है द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोनाउंसिंग अ वर्ड कॉल्ड सिलेबल्स, यानी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में जितने भी आप अटेम्प्ट लेते हो उन्हें क्या बोलते हैं, सिलेबल्स बोलते हैं। सिलेबल्स की खासियत क्या है, सिलेबल्स की खासियत ये है कि एटलीस्ट वन वोवेल एग्जिस्ट। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटलीस्ट वन वोवेल एग्जिस्ट। पॉइंट है एटलीस्ट वन वोवेल एटलीस्ट वन वोवेल एग्जिस्ट। इसके अंदर एक वोवेल आपका हर हाल में एग्जिस्ट करता ही करता है। तो अब आप चेक करके देखिए, अगर पेन को अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पेन में आप वोवेल देखेंगे ई मिल रहा है, यहाँ पे कैट प्रोनाउंस कर रहे हैं आपको ए मिल रहा है, यहाँ पर आपको प्रोनाउंस करना है ऑनेस्ट तो आप ऑनेस्ट को दो बार में बोल पा रहे हैं ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ओ मिल गया, यहाँ पे मिल गया ई, यहाँ पे टीचर में आपको ई और ए मिल गया और इधर मिल गया आपको ई। इम्पॉसिबल में देखेंगे तो यहाँ पे आई मिल गया, यहाँ मिल गया ओ, यहाँ मिल गया आई और यहाँ मिल गया ई। एटलीस्ट वन वोवेल आना चाहिए एक सिलेबल के अंदर, मिनिमम की रिक्वायरमेंट इतनी की है। फिर यहाँ मिल गया ई, यहाँ मिल गया ओ और यहाँ मिल गया आई। ये हो गया आपका सिलेबल्स का पार्ट। यानी अगर आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो तो प्रोनाउंस करने में जितने भी अटेम्प्ट लग रहे हैं उन अटेम्प्ट्स को क्या बोला जाता है, सिलेबल्स बोला जाता है। अब सिलेबल्स की खासियत आपने तो समझ ली। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए ये वर्ड्स तो आपके सामने इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, हर वर्ड में आपको सिलेबल्स दिख रहे हैं। सिलेबल्स में सिलेबल्स की खासियत क्या रही, एक वोवेल जरूर आ रहा है उसमें। अब पॉइंट ये है कि इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला जो रूल है आपका एटलीस्ट वन वोवेल एग्जिस्ट वाला, ये उसमें एग्जिस्ट नहीं भी करता है। जैसे अगर बात करें आपके पास में कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे आपके सामने वर्ड लिखा फ्लाई, वर्ड लिखा स्काई, वर्ड लिखा क्राई, वर्ड लिखा रिदम,
वर्ड लिखा ड्राइव, देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक दैट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इन वर्ड्स में कोई भी वॉवेल नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वर्ड बन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यहीं पे कैटेगरी का आप नाम ध्यान रखिए। ऐसी कैटेगरी का नाम होता है, इसे बोलते हैं हम लोग सेमी वॉवेल्स। ये तीसरी कैटेगरी आप लिख लीजिए, इन्हें बोला जाता है सेमी वॉवेल्स। इसमें आप रखिए मिनिमम W और Y को, ये कॉन्सोनेंट के लेटर उठा करके W और Y, यानी जब आप इंग्लिश का कोई वर्ड बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो एटलीस्ट अगर उसमें वॉवेल नहीं आ रहा है तो मिनिमम W और Y आना रिक्वायर्ड है, तो Y या W आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर सिलेबल्स आपने समझ लिया, सिलेबल से एक स्टेप आगे बढ़ने की समझते हैं। सिलेबल से एक स्टेप आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा पॉइंट वर्ड्स का। देखो बेटा, इंग्लिश में दोनों चीजों में फर्क है। एक तरफ आपके पास है वर्ड जिसका मीनिंग होता है प्रॉमिस, और एक तरफ है आपके पास वर्ड्स जिन्हें डिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल में आपके पास में वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ सिलेबल्स इज कॉल्ड, ध्यान से समझिए, ग्रुप ऑफ सिलेबल्स इज कॉल्ड वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ सिलेबल्स यानी कि कई सारे सिलेबल्स को आपस में कंबाइन कर दो, कंपाइल करके जो चीज बनेगी उसका नाम हो जाएगा आपका वर्ड्स। वर्ड से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अगला टर्म मिलता है एक आपको फ्रेज और एक टर्म मिलता है आपको क्लॉज। दो चीजें मिल रही हैं, एक टर्म आपको मिलेगा फ्रेज और एक टर्म मिलेगा आपको क्लॉज। दोनों की डेफिनेशन लगभग एक जैसी है, दोनों में बस फर्क, माइन्यूट फर्क है, वो समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फ्रेज और क्लॉज? तो बोथ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस कॉल्ड फ्रेज और क्लॉज। यानी जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, सेंस तो मिलेगा लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रेज और क्लॉज। फर्क क्या होता है? फ्रेज में कोई भी ग्रुप ऑफ रैंडम वर्ड्स होता है, कोई भी रैंडम वर्ड जोड़ करके हम लोग फ्रेज बना सकते हैं, लेकिन जब हम क्लॉज की बात करेंगे तो इसके अंदर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जरूर एग्जिस्ट करती है। यानी आपको अगर बनाना है तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब उसके साथ में आनी मैंडेटरी है। पॉइंट ये कि आपके पास में फ्रेज और क्लॉज कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर एट रैंडम, जैसे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। फिर अगला एग्जांपल देखें, जैसे लिखा हुआ है इफ यू कम ऑन टाइम, जैसे लिखा हुआ है ऑल्दो ही इज पुअर, ऐसे करके लिखा हुआ है। अभी पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इधर पे इसको समझने की कोशिश करें, क्या कॉन्सेप्ट पे बताने की कोशिश करो। जब आप बोल रहे हैं एट रैंडम, अब एट रैंडम के अंदर दो वर्ड को कंपाइल करके बना दिया। एट रैंडम का मतलब होता है ऑल ऑफ सडन, रैंडम का मतलब हो गया ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन के लिए आप यहाँ पे इतना ही मालूम चल रहा है ऑल ऑफ सडन, लेकिन बाकी का क्या इंसिडेंट है क्या नहीं है वो क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से क्या चीज है क्या नहीं है वो अभी क्लियर नहीं है। ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये भी सेंस कौन सा दे रहा है? इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। अब इसको पूरा करने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, ध्यान से देखो इधर पे, जैसे लिखा एट रैंडम द गेस्ट अराइव्ड, द गेस्ट अराइव्ड। बात समझ आ रही है? अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट, अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट, ये लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना दे रहा है, फ्रेम कर दे रहा है विद मीनिंग। सेम एज नीचे देखिए, ये जो एग्जांपल आपको दिए मैंने, ये दोनों एग्जांपल आपके फ्रेज के थे। अब जो हम लोग नीचे के एग्जांपल की बात करेंगे, ये एग्जांपल होंगे आपके क्लॉज के। क्लॉज के अंदर क्या होगा, अब आप देखो इधर इनकम्प्लीट सेंस कैसे दे रहे हैं, इफ यू कम ऑन टाइम, इफ यू कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पर आओगे। अब यहां पर बात जो आप बोल रहे हो इसके अंदर है कि ये बात तो कह रहे हैं कि आप टाइम पर आओगे, लेकिन उसके बाद क्या है क्या नहीं है वो इंसिडेंट क्लियर नहीं है। जैसा कह रहे हैं ऑल्दो ही इज पुअर, यानी हालांकि वो गरीब है, लेकिन उसके आगे की बात को बोल नहीं रहा है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। यानी ये भी अभी भी क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। और अगर इसको पूरा करना है तो पूरा करने के लिए इसके आगे सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या ऐड ऑन कर दिया, ध्यान से देखिए बेटा,
यहाँ पे एड ऑन कर दिया इसके साथ में, क्या बोल दिया, इफ यू कम ऑन टाइम यू कैन अटेंड द क्लास, यू कैन अटेंड द क्लास। जैसे लिखा हुआ ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, या फिर अगर आप कॉमा पंक्चुएशन हटाएंगे तो यहां पर आप एड ऑन कर सकते हैं येट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए पूरा पूरा प्रॉपर मीनिंग मालूम चल जाएगा, यानी कि इसका एक अगला स्टेप, फ्रेज और क्लॉज से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्म करता है सेंटेंस। ये क्या फॉर्म करता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखो जर्नी कहां से शुरू करी थी, बहुत ध्यान से देखो इधर पे, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी, हमारे पास में लिखा हुआ है अल्फाबेट्स। तो मैंने आपको बताया कि इन इंग्लिश वी कैन नॉट से दैट इज अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स वर्ड नहीं बोलते, बोलते इंग्लिश अल्फाबेट नॉट एस, तो वो आपको एस रिमूव कर देना है। दूसरी चीज मैंने बताया ये अल्फाबेट जो है आपके पास इंग्लिश के अंदर 26 है, टोटल ओवरऑल कितने 26 है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल 26 ही है, उनको 52 या कुछ और मत कंसीडर करिए, सिर्फ कितने 26 है। अब 26 में जो आप देखेंगे तो इनको डिवाइड करके अगर इंडिविजुअली बोले तो इनको लेटर बोला जाता है, इंडिविजुअली इनको क्या कॉल कर सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं। ये लेटर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, कौन कौन सी, एक है वोवेल की कैटेगरी और एक है कॉन्सोनेंट की कैटेगरी। अब वोवेल क्या होते हैं, जिनको किसी और के साउंड की जरूरत नहीं पड़ती है जब प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, यानी लेटर्स को प्रोनाउंस करेंगे तो उनमें किसी और लेटर की मदद नहीं लगती है, उनको बोला जाता है वोवेल। बाकी जिनको बोलने के लिए किसी और लेटर की मदद लगती है उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब पॉइंट ये है कि कॉन्सोनेंट्स और ये लेटर के अलावा, सॉरी ये वोवेल्स के अलावा एक और कैटेगरी है, मैंने जिसका नाम दिया सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स का मतलब क्या था, उसको मैंने सिलेबल्स के थ्रू समझाया कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोनाउंसिंग अ वर्ड कॉल्ड सिलेबल्स, यानी अगर आप एक किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंस करने में जितने भी अटेम्प्ट ले रहे हैं उस वर्ड को प्रोनाउंस करने में उन्हें सिलेबल्स कहते हैं। सिलेबल्स की खासियत क्या है, सिलेबल्स की खासियत यह है कि उसके अंदर एक वोवेल जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट हर सिलेबल के अंदर एक वोवेल एग्जिस्ट करेगा। अब उसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कुछ वर्ड्स मैंने बताया कि जिनमें वोवेल नहीं भी आएगा फिर भी वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर सेमी वोवेल्स मिलते हैं। सेमी वोवेल्स आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है, वो W और Y है। W और Y अगर आपको मिल रहा है तो उस वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो उसमें या तो W की मदद लग रही होगी या फिर Y की मदद लग रही होगी, दैट वुड बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उससे, उसे बोला जाएगा आपका सेमी वोवेल्स। फिर मैंने आपसे आगे बात करी क्या कि सिलेबल से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप ऑफ सिलेबल्स इज कॉल्ड वर्ड्स, और जब वर्ड से एक स्टेप आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया a group of words which makes an incomplete sense called phrase or clause। दोनों के ही अगर हम फॉर्मूले में देखें, उनके डेफिनेशन में देखें तो एक ही चीज बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है कि both the words giving the same meaning, कि या तो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, लेकिन क्लॉज की खासियत क्या है, एक उसमें आपको सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आपको मिल जाएगी उसके अंदर, जबकि फ्रेज के अंदर रैंडम वर्ड्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। तो आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स दिए किसके, फ्रेज के, और जो नीचे के दो एग्जांपल्स लिखे हुए ये आपके एग्जांपल्स हो गए सेंटेंस के। तो सेंटेंस क्या हो गया, फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, जब उसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा हो तो क्या डेफिनेशन बनेगी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। और ध्यान से समझो इधर पे, इसी से एक स्टेप आगे बढ़े तो सेंटेंस को राइट फॉर्म में लिखने को, बेटा सेंटेंस का राइट अरेंजमेंट जो है, यानी जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है, राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यही जो राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इसी का नाम है बेटा ग्रामर। यही चीज आपकी बोली जाती है ग्रामर। बेटा ध्यान से देखो इधर पे, इसी चीज का नाम है आपका ग्रामर। एक आपको बेसिक का वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं जिसके अंदर सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था ग्रामर। तो ग्रामर आपकी क्या है, to write a sentence in a right format, that is called grammar, यानी the right arrangement of words is called grammar। अब grammar का मतलब हो गया right arrangement of words। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें, एक सेंटेंस है हिंदी में, यह एक किताब है, ये हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ मैंने, एक रैंडम सेंटेंस लिखा। अब इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें और ट्रांसलेट करें तो बनाएंगे दिस, एक का हो गया आ और इसका हो गया बुक और इसका हो गया इज। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अभी तो करेक्ट नहीं। इसको करेक्ट करने के लिए तरीका क्या है, दिस इज अ
बुक। राइट नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। और जो आपने ये इस तरह से करेक्शन किया, बस यही चीज आपकी क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। और आप ये कर क्यों पा रहे हो, जैसे ये जो चीज लिखी है इसका नाम है प्रोनाउन, जैसे ये जो चीज लिखी है इसका नाम है आपका वर्ब, जो यहाँ पे लिखी है चीज उसका नाम है आर्टिकल, और जो यहाँ पर चीज लिखी है नाउन, ये बुक हो गई क्या, नाउन आपकी। पॉइंट ये है कि आपके पास ये जो चीज लिखी हुई है ये आपने कैसे अरेंज कर पाए, ये आप अरेंज कर पाए हो। एक नया टर्म समझने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस यही चीज आपकी बेसिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है, पढ़नी है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पूरी ग्रामर के अंदर जो आपको कवर अप करना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। तो व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वर्ड्स का क्लासिफिकेशन, उनको अलग अलग करके ग्रुप्स में लाना, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इन 9 कैटेगरीज। जो पूरे ग्रामर के अलावा आप जितनी भी वोकैब, जितने भी वर्ड आप इंग्लिश में सुनते हो वो इन्हीं 9 क्लासेस में से ही निकल करके आते हैं। तो वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इन 9 क्लासेस। ये 9 क्लासेस कौन कौन सी है, उनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। नंबर 1 ले लिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स ले लिए मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले बेसिक टॉपिक है, नाम है आर्टिकल। दूसरा एक टॉपिक लिखा जिसका नाम है नाउन। तीसरा एक टॉपिक लिखा जिसका नाम है आपका प्रोनाउन। एक उसके बाद का टॉपिक है, नाम है एडजेक्टिव। फिर उसके बाद में आपके पास एक टॉपिक लिखा गया यहां पे आपको एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव के बाद में आपको मिलेगा वर्ब। वर्ब के ही ठीक बाद में आपको मिलेगा बेटा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद में आपको मिलेगा प्रेपोजिशन, आपको मिलेगा कंजंक्शन, और द लास्ट वन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ये इतने टर्म्स हैं आपके पास में। ध्यान से देखो इधर पे, आपके पास टर्म्स कितने हो गए, ये इतने हो गए आपके पास टोटल। क्लियर है? अब आकर समझ लेते हैं, ध्यान से देखें इधर पे, एक एक चीज का नाम क्या है फिर से ध्यान से समझते हैं। पहली चीज जो मैंने आपके सामने लिखी उसका नाम है आर्टिकल। पहली चीज क्या लिखी हुई है आपके सामने, आर्टिकल लिखी हुई है। आर्टिकल के अलावा क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल, फिर देन नाउन, देन आपके पास प्रोनाउन, देन आपके पास एडजेक्टिव, देन आपके पास वर्ब, और उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यानी वर्ड्स को अगर हम देखें पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वर्ड्स जो है आपके वो 9 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और यही 9 कैटेगरीज को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस पूरी 9 कैटेगरीज का, कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसी के थ्रू हम अपने रूल्स पढ़ते हैं ग्रामर के। आपके टॉपिक का हिस्सा जो नहीं है वो है आपका इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। इसके अंदर जो मेन रूल्स है वो आपके 1 से लेकर के 8 तक आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं। अब इनके इंडिविजुअलिटी में चले जाते हैं। आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनर्स बेटा। आर्टिकल एक्चुअली पार्ट होते हैं एडजेक्टिव का, अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि आर्टिकल्स को क्या कहा जा सकता है, इन्हें डिटरमिनर्स कहा जाता है। इसके बाद में नाउन है, नाउन को बोला जाता है बेटा नेमिंग वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। तीसरा है आपके पास प्रोनाउन, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। अगला टर्म है एडजेक्टिव, इन्हें बोला जाता है आपका क्वालिफाइंग वर्ड्स। फिर आपके पास है वर्ब, वर्ब जिन्हें बोला जाता है एक्शन वर्ड्स, इन्हें बोलते हैं बेटा एक्शन वर्ड्स। फिर आपके पास में एडवर्ब होता है, इन्हें बोला जाता है मॉडिफाइंग वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन ये रिलेट करती है, सेंटेंस को रूल करती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं गवर्निंग वर्ड्स। कंजंक्शन का काम है ज्वाइन करना, सेंटेंस को आपस में मिलाना, तो दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। आप चाहेंगे कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, जैसे इसे रिलेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इंटरजेक्शन द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ये पूरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो आज हम लोगों ने जो जो चीजें कवर करी है उनके बारे में वापस से एक बार
ब्रीफ में समझ लेते हैं। मैंने चीजें कहां से शुरू करी, मैंने आपको पॉइंट बोला बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने पहला टर्म पढ़ा अल्फाबेट। अल्फाबेट की खासियत क्या पढ़ी कि किसी कभी भी अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाता, इसे हमेशा लिखा जाता है क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट जो इंडिविजुअल है उनके अंदर आपको ए से लेकर के जो जेड तक मिलते हैं उन्हें लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। लेटर होते हैं इंडिविजुअली, इनको लेटर बोला जाता है। टोटल ओवरऑल कितने, 26। ये 26 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास वोवेल है और एक आपके पास कॉन्सोनेंट है। वोवेल के अंदर आपको कौन कौन मिलता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपको 5 वोवेल मिल जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 21 को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्सोनेंट्स। मैंने फिर आपको इसमें तीसरी कैटेगरी बताई थी, नाम क्या होता है उसका, सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स कहां पे जरूरत पड़ती है, जहां पे वोवेल नहीं आ रहे होंगे उन्हें बोलते हैं हम लोग सेमी वोवेल, जिसमें डब्ल्यू और फाई कंसीडर किए जाते हैं। पॉइंट ये कि सिलेबल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोनाउंसिंग अ वर्ड कॉल्ड सिलेबल। सिलेबल की खासियत है एटलीस्ट वन वोवेल एग्जिस्ट। उससे एक स्टेप आगे बढ़े थे, वर्ड्स आपने पढ़े, वर्ड्स के बाद में आगे बढ़े थे आपने पढ़ा फ्रेज और क्लॉज के बारे में। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी थी, लेकिन यूसेज में थोड़ा सा फर्क था। क्या फर्क था कि रैंडम वर्ड्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो उनको फ्रेज बोलते हैं, लेकिन अगर कभी भी किसी सेंटेंस के एक पार्ट में कहीं पर भी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूर आ रहा है और उसका पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोला जाता है, उसे क्लॉज बोला जाता है। फिर अगला देखिए आपके पास में, अगला फिर हम लोगों ने टर्म क्या पढ़ा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और फिर उसी चीज में हम लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर किसी भी सेंटेंस को राइट अरेंजमेंट में लिख दो, राइट तरीके से लिख दो, उसी चीज को कहा जाता है आपका ग्रामर, द राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और ये जो राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। और उसी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हो, जो भी वर्ड्स इंग्लिश में आप बोलते हो, उन वर्ड्स को 9 कैटेगरीज में टोटल डिवाइड किया गया है। ये जो टोटल 9 कैटेगरीज हैं, इनमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, जैसे आपके पास सीक्वेंस में लिखी हुई है, पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक में सारी चीजों में बस इतने ही 9 मिलते हैं। अगर आप पुराने ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करोगे तो उसमें आर्टिकल जो पार्ट है वो एक्चुअल में एडजेक्टिव का पार्ट है, और वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है, तो पार्ट आप बोल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग करके चलते हैं। तो आपको मिल गया क्या, मैंने जो आपको लाइन बोली ध्यान से समझिए। पहला आपको पॉइंट मिला आर्टिकल, दूसरा आपको मिला नाउन, तीसरा आपको प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहते हैं, नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स बोलते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, वर्ब को एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, प्रेपोजिशन इज कॉल्ड गवर्निंग वर्ड्स, फिर आपके पास कंजंक्शन है जिसे ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, और इंटरजेक्शन जिसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं। ये सब से ही बनता है आपका पूरा ग्रामर। तो आगे के वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक टॉपिक नाउन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।